हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं, ठीक है, जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें सेट 2 का आज हम डिस्कशन कर लेंगे, डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। ये है सेट 2। अगर हम बात करें कि कल जो पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, उसमें 2 सेट थे, ठीक है, 3 सेट थे, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो सेट 3 का हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। अब हमारे पास सेट 2 है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या इसके आंसर्स होंगे और क्या आप करके है। पहला क्वेश्चन है पहले हम मल्टीपल करते हैं। Which of the following ligand can show the linkage isomerism in a coordinate compound? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं बच्चों? वो करते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स। जो भी एम्बिडेंट लिगेंड होगा वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। और इसमें अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, तो सेट 2 का जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। ऑप्शन होगा सी। राइट आंसर इज NO2 माइनस। NO2 माइनस क्यों लिंकेज आइसोमेरिज्म करेगा? क्योंकि ये NO2 से भी जुड़ सकता है, सेंट्रल मेटल एटम से, और ये सेंट्रल मेटल एटम से ONO के फॉर्म में भी जुड़ सकता था, ठीक है। इसलिए हमारा जो NO2 हो जाता है बच्चों, वो राइट आंसर होगा, यानी पहले का आंसर होगा सी। सी इज द राइट आंसर। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पूछा है इनडायरेक्ट वे में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि ऑन एडिंग AgNO3 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है NiCl2.4NH3। अब इसमें हम AgNO3 को मिक्स करते हैं एक्सेस में। मिक्स कराने पे क्या कह रहा है? मिक्स कराने पर 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, यानी 2 मोल ऑफ AgCl बन रहे हैं, यानी कि दोनों Cl कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर होंगे। इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखोगे वो बनेगा NiNH3 होल 4 और Cl2। ये इसका बनेगा। हमसे पूछा क्या है कि द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ Ni की अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी देखते हैं तो कितनी होगी? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो 4 इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि ऑप्शन ए 4 वाला आंसर सही होगा। यानी क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ए सही होगा, यानी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म द एलॉय इजीली बिकॉज दे हैव। मैंने आपको पहले ही बोला था एलॉय तब फॉर्मेशन होती है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के जो साइज होते हैं, ठीक है, ड्यू टू लेंथ। मैंने आपको बोला भी था ट्रांजिशन एलिमेंट के जो साइज होते हैं वो लगभग क्या होते हैं? ऑलमोस्ट क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसलिए तो एलॉय फॉर्मेशन होता है। सेम साइज के साथ में एलॉय का अच्छा फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होते हैं। सेम एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन नहीं, ये भी नहीं है। सेम एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन नहीं होती है। क्रोमियम की सबसे ज़्यादा होती है, जिंक की सबसे कम होती है। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं होती है। नियरली द सेम एटॉमिक साइज, एब्सोल्युटली राइट, डी इज द राइट आंसर। नियरली सेम द एटॉमिक साइज होगा। ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका डी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं कह सकता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ज्यादातर बच्चों पे नहीं हुआ था। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको कराई गई है दिस वन, और इस पे Br2 और UV लाइट ले रखी है, Br2 और UV लाइट, और ये आपको कराया गया था। डिटेल्ड क्वेश्चन कैसे होगा इसमें से पूछा है था मेजर प्रोडक्ट इज, ठीक है। अगर आप देखें ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, या इसी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें हमें यह देखना था कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम बात करें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है तो हम कैसे निकालते हैं? तो मेजर प्रोडक्ट ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? यहीं पर आप डाल दो मेजर प्रोडक्ट ऑफ। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मेजर प्रोडक्ट है? मेजर प्रोडक्ट ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। जितना अच्छा इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा, जितना स्टेबल, उतनी ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सबसे अच्छा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। जनरली ये होती है अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो रेजोनेंस वाले की ज़्यादा हो जाएगी। जिस हिसाब से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं उसी सेम डिट्टो वैसे ही हम
फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कंडीशन थी, ठीक है, हमारे पास कौन कौन से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता था, तो वो मैं यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, हमें ये देखना है कि कौन सा अच्छा फ्री रेडिकल होगा, फिर वहां पर ब्रोमीन जाके लगेगा। तो पहली पॉसिबिलिटी है, देखो मैं आपको दूसरे कलर से समझा देता हूँ, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी है कि यहां से एक H हटे, अगर यहां से एक H हटेगा तो आपको जो फ्री रेडिकल मिलेगा, पहला फ्री रेडिकल ये फॉर्मेशन हो सकता है लाइक दिस CH2 डॉट, पहला फ्री रेडिकल ये फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है यहां पर एक H होगा और यहां पर दूसरा यहां से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, ठीक है, दिस इंटरमीडिएट विल फॉर्म लाइक दिस। तीसरा हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, देखो ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो ये कोई आप यहाँ पर 2 डिग्री बना लें। तो तीसरा जो फ्री रेडिकल होगा वो ये पॉसिबल होगी, पॉसिबिलिटी कि यहाँ से CH3 और यहाँ पर डॉट बन जाए, ठीक है। एक अगर आप देखें तो एक इसमें और है, ठीक है, क्योंकि या तो आप यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, ये दोनों जो पॉसिबिलिटी है वो सेम है, क्योंकि 2 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री से एक फ्री रेडिकल यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये तो सेम ही है, ठीक है। इस वाली कंडीशन को मैं हटा देता हूँ, चाहे ये बनाओ या ये बनाओ, बात एक है। तो एक और फ्री रेडिकल बन सकता था और वो फ्री रेडिकल कुछ इस तरीके से बनता। अब हमारे पास कुल मिला के 4 फ्री रेडिकल फॉर्म हो सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल अगर ये देखें तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। अगर इसको देखते हैं तो 1 2 3 ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये भी 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है। अगर हम देखें 2 डिग्री हमें तो ये देखना है सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। अगर ये होगा तो Br जो डॉट है वो Br डॉट इसी पे अटैक करेगा। अगर इस पे अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए, जो मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए बच्चों, ये इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH3Br। तो ये होगा इसका राइट आंसर। और ये देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। मैं कह सकता हूँ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। ज्यादातर बच्चे इसे छोड़ के आए होंगे या फिर रॉन्ग लगाया, छोड़ा तो किसी ने नहीं होगा, लगाया होगा तो गलत लगा के चले आए होंगे, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर था वो बी होगा। ये फ्री जो प्रोडक्ट बनेगा ये सबसे ज्यादा मेजर होगा, क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट है वो 3 डिग्री का रेडिकल बनेगा, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होता। तो अच्छा क्वेश्चन था कह सकते हैं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट पीके वैल्यू। तो हाईएस्ट पीके कैसे निकालते हैं, पीके इक्वल टू, ठीक है, माइनस ऑफ लॉग के निकलता है, या मैं डायरेक्ट अभी कहूँ के। अगर के बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पीके क्या होगा, कम होगा। तो हमें ये देखना है कि किसका के सबसे कम होगा। अगर हम बात करें 4 ऑप्शन दिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल है लाइक दिस OH NO2। उसके बाद हमें दिया है दूसरा मेटा नाइट्रोफिनॉल लाइक दिस OH मेटा पे NO2। अगला हमें दिया है पैराक्रिसॉल। पैराक्रिसॉल का मतलब हो गया पैरा पोजीशन पे क्या होगा, CH3 होगा, तो ये पैराक्रिसॉल है। चौथा हमें दिया है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, तो ये हमारे पास 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब NO2 माइनस है मैं, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस आई लगाएगा, ऊपर से हाइपर कंजुगेशन भी लगाएगा, ये माइनस आई लगाएगा मेटा पोजीशन पे, यहाँ पर माइनस M लगाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो के, अगर मैं के का ऑर्डर देखूं, के का सबसे ज्यादा जो ऑर्डर होगा, इसे मैं चौथा डाल देता हूं, इसे मैं तीसरा, इसे दूसरा और इसे पहला। तो सबसे ज्यादा जो के होगा वो होगा चौथे का, क्योंकि उस पर 3 -M ग्रुप लगे। यहाँ पर फिर उसके बाद पहले का होगा के, पहले के बाद कौन होगा, दूसरा, क्योंकि माइनस आई के बढ़ाते हैं, फिर दूसरा होगा। सबसे कम के किसका होगा, तीसरे का। सबसे कम के, जिसका के सबसे कम उसका पीके सबसे ज्यादा होगा। यानी कि जो हमारे पास पैराक्रिसॉल है इसका के पीके क्या होगा, सबसे हाईएस्ट पीके वैल्यू होगी, इसलिए जो राइट आंसर होगा बच्चों सी होगा पैराक्रिसॉल। पैराक्रिसॉल का के सबसे कम होगा, इसलिए इसका पीके क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मैंने पहले ही बोला था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल या बेंजोइक एसिड से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, अमाइन से बेसिक स्ट्रेंथ से आते हैं। अगला क्वेश्चन था
छठा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और जो वीडियो क्लीवेज ऑफ ईथर उसमें सेम क्वेश्चन आपको कराया गया है। C6H5O और CH3, यहाँ पर आप HI से रिएक्ट करा रहे हो, यहाँ पर HI एक्सिस में नहीं दिया है, व्हेन ट्रीटेड विद HI 1 मोल ही लिया है, तो 1 मोल के साथ हम इसका प्रोडक्ट बनाएंगे। एक सेट में ऐसे एक्सिस में ले रखा था, तो मैंने बोला था अब यहाँ पर बेंजीन से, जब भी बेंजीन से O जोड़ा हो डायरेक्ट आप C6H5OH जोड़ दें, फिनोल तो वही मिलेगा, CH3I मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3I। तो ये हमारे प्रोडक्ट होंगे C6H5OH और CH3I, यानी कि बी जो ऑप्शन होगा बच्चों वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता, ये हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड फॉर्म्स द प्रोडक्ट इनसॉल्युबल इन एल्कीली, यानी कि हेंसवर रिएजेंट टेस्ट के पीछे पड़ गया है, पहले सेट में भी दिया है, तीसरे में भी एक क्वेश्चन दिया है। इसका मतलब है ऐसी आपको बताना है कंपाउंड जो हेंसवर रिएजेंट के साथ रिएक्ट तो करता है, उसका सॉल्ट क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो इनसॉल्युबल इन एल्कली होता है। जाहिर सी बात है 1 डिग्री अमाइन क्या करती है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसके साथ रिएक्ट करती है, क्या बनाती है, सॉल्ट बनाती है, जो अल्कली में सॉल्युबल होता है। 2 डिग्री का इनसॉल्युबल होता है, 3 डिग्री कोई सॉल्ट ही नहीं बनाती है। इसका मतलब 2 डिग्री अमाइन हमारा राइट आंसर होना चाहिए, और इसका 7 का जो होगा बी राइट आंसर होगा। यही हमारे पास 2 डिग्री अमाइन है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 7 का होगा बी। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन गिव द कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, कार्बिल अमाइन रिएक्शन करें, चाहे हम इसे आइसोसाइनेट टेस्ट कहें, बात एक ही है। आइसोसाइनेट टेस्ट और कार्बिल अमाइन टेस्ट केवल 1 डिग्री अमाइन देती है, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन रिएक्शन नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ये बेस से रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, इसकी वजह से तो हमारा जो आंसर होना चाहिए 1 डिग्री अमाइन छाटो, इसमें से वो आंसर होगा, और पहला ही ऑप्शन है C2H5NH2, यही हमारा आंसर होगा, यानी कि C2H5NH2 1 डिग्री अमाइन है, और ये ठीक है कार्बिल अमाइन टेस्ट देगी, बाकी और कोई अमाइन कार्बिल अमाइन टेस्ट नहीं देगी। तो 8 का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा 8 का ए। ठीक है, अगर हम बात करें 9 का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन 9 में बोल रहा है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। कौन सी डिफिशियंसी विटामिन से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो आपको याद होगा। ठीक है, विटामिन ए है, तो विटामिन ए की कमी से ये होगा, और इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन है डी, तो डी इज द राइट आंसर, इसका डी होगा। ठीक है, 10वां आपका सेट फर्स्ट में भी आया। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बोल रहा है 1% सॉल्यूशन ऑफ एक्स, एक्स का 1% सॉल्यूशन है, तो और ये कितने के साथ है, 6% सिक्रोज के साथ है, तो W1 बराबर 1 ग्राम हो गया, M1 आपका हो जाएगा। ठीक है, यही आपको निकालना है। ठीक है, ऊपर से आपको बोला है W2 आपके पास 6 ग्राम हो गया। ठीक है, M2 आपको दिया है 342, ठीक है, ग्राम पर मोल। अब हमें निकाला क्या है, तो देखो पाई1 क्या बोला है, आइसोटोनिक है, और आइसोटोनिक का मतलब है इसका पाई1 बराबर होगा पाई2 के, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर होंगे बराबर। इसका मतलब पाई1 का मतलब C1 RT बराबर C2 RT होगा। ठीक है, RT से RT कैंसिल आउट, C1 का मतलब N1/V इक्वल टू N2/B, B से B कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा W1/M1 इक्वल टू W2/M2। अब वैल्यू को लगाओ, W1 है 1, M1 आपको निकालना है, W2 है 6, ये है 342, M1 की वैल्यू हो जाएगी 342/6, इसको आप डिवाइड करेंगे, ये आएगा 57 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास आंसर होगा, और इसका आंसर हो जाएगा बी। तो बी इज द राइट आंसर, जो 10 का आंसर होगा बच्चों वो होगा बी। ठीक है, बढ़ते हैं हम 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन अच्छा था, केमिकल काइनेटिक का मल्टीपल है, अच्छा मल्टीपल है, काफी बच्चे ने सोचा होगा और करके आए होंगे, ज्यादा टफ है नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि देख लेते हैं 11th क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डबल, इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाता है, द हाफ लाइफ पीरियड रिमेन सेम, हाफ लाइफ पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। तो हाफ लाइफ क्या होती है, अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है वो R0/2K होती है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है 0.693/K होती है। अब यहाँ पर R0 जो है 0 की पावर में वेरी करता है, यानी कि R0 की वैल्यू कुछ भी हो, इनिशियल कंसंट्रेशन डबल ट्रिपल कुछ भी करो, उसकी हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब जो हाफ लाइफ रिमेन सेम रहती है, उसकी हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होनी चाहिए,
फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होना चाहिए, तो ये होगा इसका पहला ही आंसर था। ठीक है, पहला आंसर 11 का पहला ऑप्शन था फर्स्ट ऑर्डर, और ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, ठीक है, सेल से रिलेटेड है, और सेल से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सेल। सबको पता है लेड स्टोरेज सेल जो होता है सेकेंडरी सेल है, और इसका आंसर होगा बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे 12 जो मल्टीपल थे वो हो चुके हैं। हम बढ़ते हैं असर रीजन की तरफ। असर रीजन देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा बी मिक्सिंग आर 0 फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अरे यार, ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 है, तो ऑप्शन ए ही रॉन्ग हो गया, ए रॉन्ग हो गया, बी राइट है। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन आर नॉट सेम एज द प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ए सही है, यानी कि ए सही है, और यानी असर्शन ठीक है, और रीजन क्या है, रॉन्ग है। तो जो भी होगा वो देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा इसका। ठीक है, ए ट्रू है, वर रीजन इज फॉल्स, रीजन ट्रू, यानी डी इज द राइट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा 13 का वो होगा डी। दूसरा बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ जाती है। और ये बोल भी रहा है रीजन में, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि ए सही होगा। असा रीजन दोनों करेक्ट है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल हायर देन दैट ऑफ डाइमिथाइल ईथर। बिल्कुल सही बात है, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होगा, क्योंकि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि डाइएथिल ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अब ये क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है डाइएथिल ईथर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल गलत बात है, डाइएथिल ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, यानी रीजन सही है, वो सॉरी असर्शन ठीक है, यानी ये सही है, और रीजन रॉन्ग है, इसलिए इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास अमाइन अंडरगो फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन। अरे यार, कहाँ जाती हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था 2 रिएक्शन, ना तो बेंजोइक एसिड फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन देता है, ना एनिलीन देती है, और ये कह रहा है एनिलीन अंडरगो फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन। पहला ही रॉन्ग है, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा देखो ही मत, यानी एनिलीन फॉर्म्स ऑफ सॉल्ट ऑफ AlCl3 द लुईस एसिड इन द फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन। बिल्कुल सॉल्ट के वजह से ही डीएक्टिवेट हो जाती है रिंग, और ये रिएक्शन नहीं होगा। 16 का डी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज है हमारे पास CHOH होल 4 और CH2OH, ये ग्लूकोज है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, पहले हम करा रहे हैं हाइड्रोक्सिलामाइन से। तो मैंने आपको बोला था H2NOH ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से आपको क्या कर देना था, H2O रिलीज, और ये बन जाता CH डबल बॉन्ड, ठीक है, NH और ये बन जाता CHOH होल 4 और CH2OH, और यहाँ से बनता ग्लूकोज ऑक्साइड, और यही हमारा प्रोडक्ट होता, प्लस ऑफ H2O आप और लिख देते। ठीक है, इसका ए पार्ट है। ठीक है, अब बी पार्ट में कह रहा है कि ग्लूकोज की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। ठीक है, और आपको बताया था CH2OH। मैंने बोला था अगर आप ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, ब्रोमीन वाटर, तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, मगर ये सेल्कोल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। ग्लूकोनिक एसिड एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH CHOH होल 4, और ये बन जाएगा बच्चों CH2OH। क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ठीक है, ब्रोमीन वाटर, इसलिए एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। अगला है हमारे पास कंप्लीट द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें से थोड़ी सी चेंज आई है। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। KMnO4 है, मैंने आपको बताया था हीट का इफेक्ट 2024 मैंने इस पे लिखाया था कि KMnO4 पे हीट का इफेक्ट जरूर देख लेना। जब भी हम KMnO4 को हीट करते हैं तो K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट बनता है, K2MnO4, साथ में क्या बनता है, MnO2 का ब्लैक सॉलिड बनता है, और एक डाइऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 K हैं, तो 2 KMnO4 ले लो, बाकी सब बैलेंस होगा। 8 4 2 6 2 8, ये बैलेंस हो गई। ए पार्ट था। इसका बी पार्ट क्या दे रखा है, ठीक है, बी पार्ट में हमें बोला गया है, अब देखो आगे ऑक्सीलेट वाली मैंने पहले ही बोला था, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस और प्लस ऑफ H प्लस, ऐसा कुछ बोला है। इसने 16 वगैरह दिए हैं, हम उससे नहीं करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस कहाँ जाता है बच्चों, Mn2 प्लस में,
ऑक्सीलेट को कहाँ कन्वर्ट करता है, CO2 में और प्लस ऑफ H2O। यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ पर जो एन फैक्टर आएगा, यहाँ 7 में से 2 गया 5 आएगा एन फैक्टर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एन फैक्टर आएगा, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो एन फैक्टर 1 होगा, पर एटम निकालना पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है MnO4 में, 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है C2O4 2 में। जैसे करोगे ये बन जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस, H प्लस को आप ऐसे ही लिखे रहने दो, और यहाँ पर आप देखो Mn2 प्लस प्लस ऑफ CO2 और प्लस ऑफ H2O। जैसे ये रिएक्शन बनेगी, अब आपको मेन एटम को बैलेंस करना है, 2 Mn है तो 2 Mn ले लो, 10 CO2 है तो 10 कार्बन है तो 10 CO2 आपको लेने पड़ेंगे। जैसे ही आप देखेंगे फिर इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करने होते हैं, तो यहाँ पर देखो 20 और 8 28 है, तो यहाँ 10 दूनी 20, 8 O और चाहिए तो 8 H2O चाहिए, 8 दूनी 16 H प्लस आपके पास यहाँ आ जाएंगे। तो ये रिएक्शन बैलेंस आएगी, चेक कर लो बैलेंस है, एटम तो बैलेंस है, चार्ज और कर लेते हैं, 16 और 10 और 2 12, 4 है प्लस 2 2 4, ये इसकी बैलेंस रिएक्शन आ जाती। ठीक है, तो ये अच्छा था क्वेश्चन, आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व कराना सिखाया था, उसी से इसे आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये पार्ट कह रहा है कि डिफाइन द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। पहले ही बताया था, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज इट इज इक्वल टू द डिप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। ठीक है, ये कर सकते हैं। हाउ इट रिलेट द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मैंने आपको बताया था कैसे रिलेट करता है। ठीक है, KF इक्वल टू होता है R इंटू M सॉल्वेंट इंटू TF नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। तो ऐसे करके ये रिलेट करता है, ये फॉर्मूला आपको लिख देना था। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शो बाय द इथेनॉल एंड एसीटोन। जब इथेनॉल एसीटोन का सॉल्यूशन बनता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, किस टाइप का ये बॉइलिंग पॉइंट बनेगा। ठीक है, मतलब एजियोट्रॉप बनेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन हो जाएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा डिफर है। ठीक है, क्या है इसमें देखते हैं। कह रहा है विच हैलोजन कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन इन Y। तो दो कंपाउंड दिए हैं, CH3 CHBr और CH3 एक कंपाउंड ये दिया है, दूसरा कंपाउंड दिया है। ठीक है, CH3 और क्या दिया है यहाँ पर दिया है Br। आपसे पूछा कौन सा SN1 फास्टर करेगा, क्यों, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और ये 2 डिग्री है, जाहिर सी बात है ये SN1 क्या करेगा, फास्टर करेगा, क्योंकि 3 डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाएगा और 3 डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन से क्या होगी, ज्यादा, यही रीजन है, ये फास्टर करेगा। वाइल डायपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ये भी आपका स्पेशल क्वेश्चन में कराया हुआ क्वेश्चन है, ये भी स्पेशल क्वेश्चन में ही था अगर आप देखें तो। इसमें क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो अगर हम बात करें डायपोल मूवमेंट की तो क्लोरोबेंजीन होता है लाइक दिस, क्लोरोबेंजीन लोन पेयर, और एक होता है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड लाइक दिस। इसमें अगर हम देखें तो इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, बाय द रेजोनेंस, तो रेजोनेंस होने की वजह से इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, Cl पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, म्यू बराबर Q क्रॉस D, यानी ये डिपेंड करेगा बॉन्ड लेंथ पर। ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो डायपोल मूवमेंट बढ़ेगा। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में कोई पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता है, इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहते हैं, जबकि क्लोरोबेंजीन में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने पर बॉन्ड लेंथ कम होती है, इसलिए इसका डायपोल मूवमेंट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इन द रिएक्शन इज कंसंट्रेशन ऑफ X इज ट्रिपल्ड। अब ट्रिपल्ड है, जाहिर सी बात है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम द 70 टन, 3 टाइम्स होगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होगा, मगर हमें इस रिएक्शन को करके दिखाना था, तो कल वाले क्वेश्चन में भी मैंने करके दिखाया था। हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर X। अब इसको कर दो। ठीक है, रेट आप R बना दो, R बराबर K A की पावर X। ये क्वेश्चन 1 है, 3 गुनी कर दो। ठीक है, 27 गुनी रेट हो जाती है 27R इक्वल टू K 3A की पावर X। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी, दोनों को डिवाइड कर लो। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1, जैसे आप डिवाइड करोगे 27 इक्वल टू 3A अपॉन A का होल पावर X आ जाएगा, K से K कट जाएगा, A से A भी कट जाएगा, इसे हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसे 3 की पावर X कर देते हैं, X बराबर 3, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो बच्चों कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
कह रहा है स्टेट द कंडीशन अंडर द विच बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन एग्जांपल ऑफ ईच सच रिएक्शन। तो हमें पता था कि अगर हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, अगर किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में लेते हैं तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक की तरफ फॉर्म करती है। इसका एग्जांपल आपको लिख देना था, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर आप लिख देते हैं यहाँ से एग्जांपल, या हाइड्रोलिसिस ऑफ सिक्रोज भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, तो वो भी इसी का ही आंसर वो होता है एग्जांपल। H+ लेने पर ये बन जाता CH3COOH और ये बन जाता CH3OH। तो ये थी हमारे इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, उसमें ABC आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन ए में दिया है CH3 CH2Cl और यहाँ पर KCl लगाया है, यहाँ पर बन जाता है ए की रिएक्शन हम LiAlH4 से कराते हैं, LiAlH4 से, तो यहाँ पर बनता है बी, और बी की रिएक्शन HNO2 से कराते हैं 0 डिग्री सी पर, HNO2 और 0 डिग्री सी, तो यहाँ पर बन जाता है सी। ABC आपको पहचानने हैं, जैसे आप KCl से कराओगे बच्चों ये बन जाएगा CH3 CH2 CN का हाइड्रोलिथी रिडक्शन कराने पर एक कार्बन बढ़ जाएगा, यानी CH3 CH2 CH2NH2 बनेगा, और ये एलिफेटिक अमाइन है, इसकी अगर आप HNO2 से कराएंगे तो करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3 CH2 CH2OH, ये आपका बनेगा आंसर। तो ये था आपका। इसका सेकंड पार्ट भी है, इसमें एरोमेटिक दे रखा है, क्या है तो देख लेते हैं। बी पार्ट में कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन, इसकी रिएक्शन इसने कराई है FeSCl से, FeSCl से, तो ए बनता है, और इसकी रिएक्शन इसने NaNO2 और HCl से करा दी है, NaNO2 + HCl 0 to 5 डिग्री सी। ठीक है, तो क्या बन जाता है, 273 दे दिया है उसने, चलो 273 केल्विन। ठीक है, क्या बन जाता है, बी बन जाता है, और इसकी रिएक्शन C6H5OH से करा देते हैं, सी बन जाता है। ABC आपको पहचानने नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराने पे एनिलीन बनेगा, यानी ए तो बनेगा बच्चों एनिलीन। एनिलीन का डायजोटाइजेशन करा दो, डायजोटाइजेशन कराने पर डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, N2+ और Cl-। और डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर हम फिनॉल से कराते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हमें एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, और ये होता है बच्चों ऑरेंज कलर का डाई। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्ट जो कि सी था, आसानी से हम बना सकते थे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, ये कन्वर्जन है हमारे, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला था बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड क्या होता है बच्चों, COOH, और हमें बनाना था बेंजल्डिहाइड। कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल सिंपल था इसे बनाना। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन SOCl2 से करा दें, तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड COCl, और बेंजोइल क्लोराइड पे आप करा दो रोजन-बंडा रिडक्शन। ठीक है, PDBaSO4 और जाइली, तो यहाँ से ये आपका प्रोडक्ट बन सकता था। बी ऑप्शन में आपसे पूछा है इथेनॉल टू प्रोपेनॉन, तो ये थोड़ा सा अच्छा था। इथेनॉल की रिएक्शन CH3MgBr से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। जैसे आप ये कराओगे तो ये बनेगा CH3 CHOH और CH3, ये रिएक्शन से आपको बन जाता प्रोपेन टू ऑल। जैसे ही प्रोपेन टू ऑल बनेगा, इसकी रिएक्शन आप PCC से करा देते और ये बन जाता आपके पास प्रोपेनॉन। तो ये था, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बच्चे दिमाग लगाते तो हो जाता आसानी से। अगला क्या है, अगला है तीसरा, देखते हैं क्या है अगला। कह रहा है एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन से हमें बेंजोइक एसिड बनाना है। तो एसिटोफिनोन होता है बच्चों बेंजीन के सर पे COCH3, और इससे हमें क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। डायरेक्ट आप कुक मेथड करा देते हैं कि MnO4KOH हीट, ये तो पहला रिएजेंट होगा। सेकंड आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। जैसे ही आप कराओगे तो बेंजोइक एसिड डायरेक्ट आपको साइड चेन ऑक्सीडेशन हो जाता है और डायरेक्ट बेंजोइक एसिड आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। अगला है ब्रोमोबेंजीन टू 1-फिनाइल इथेन। ठीक है, डी ऑप्शन देखते हैं, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन से आपको बनाना है, ठीक है, 1-फिनाइल इथेन, 1-फिनाइल इथेनॉल CH3, और यहीं पर आपको OH चाहिए। ठीक है, तो ये 1-फिनाइल इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम CH3 CH2Br से करा देते हैं, Na-ड्राई ईथर, ये बुट्स फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी और हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से कंपाउंड, दिस वन CH2 CH3। ठीक है, NaBr रिलीज हो जाएगा। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट।
अभी आपने देखी भी थी, यूवी लाइट से करेंगे तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, CH3Br, सॉरी CHBr होगा, CHBr और CH3, इससे इसको कराना है एक्वस NaOH SN1 रिएक्शन करा दो, डायरेक्ट आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग, रामाटाइम रिएक्शन कोलबे दोनों बता देनी थी। नेम द रिएजेंट यूज द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम द 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाना है, ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे एज अ रिएजेंट। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 25% इन 40 मिनट। ये पहले जो सेट 3 है उसमें भी क्वेश्चन है, तो वहां से आप देख लेना, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटेन टू गिव द रीजन। ये सेम क्वेश्चन सेट 3 में भी है, सेट 1 में भी है, वहां से आप देख सकते हैं। व्हाट हैपन व्हेन द क्लोरोबेंजीन एंड मिथाइल क्लोराइड आर रिएक्ट, सेम क्वेश्चन है सेट 3 से, आप देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। 27 क्वेश्चन भी सेट 3 में है, वहां पर मैं डिटेल सॉल्यूशन कर चुका हूं, दोबारा करने से क्या फायदा नहीं है। सेम क्वेश्चन 28 भी आपका सेट 3 में है, वहां से भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। सर जो केस स्टडी आई थी वो भी सेम है, तो पिछले वाले जो सेट 3 है वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कैटलिस्ट वाले जो क्वेश्चन है, यानी कि जो ये भी सेट 3 से सेकंड केस स्टडी भी सेम ही आई है, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्शन ई भी सेम है बिल्कुल, जो सेट 3 में आया था, कोई चेंजिंग नहीं थी। तो पेपर में बहुत कम चेंजिंग थी, ज़्यादा चेंजिंग नहीं थी, सेम ही थे पेपर, ठीक है। तो ये 31 भी आप कर सकते हैं। 32 जो क्वेश्चन है सेम डिट्टो क्वेश्चन सेट 3 में है, जो कि मैंने डिटेल सॉल्यूशन कराया, वहाँ से आप देख सकते हैं। 33 भी सेम ही है, ठीक है, सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी आए, सेमी कार्बोजाइड एसीटेट, ठीक है, वो आप यहाँ से कर सकते थे। और बचता है इसके ऑप्शन, यानी कि ये थे इसके क्वेश्चन, सेम थे, कुछ क्वेश्चन को छोड़कर, कुछ मल्टीपल, 2-3 मल्टीपल को छोड़कर, 2-3 मल्टीपल अलग अलग थे, वो मैंने आपको बता दिए, कुछ क्वेश्चन अलग थे वो मैंने बता दिए, बाकी जो क्वेश्चन सेम थे उनको आप जो तीसरी सेट 3 का सॉल्यूशन है उसमें सबके सॉल्यूशन दे रखे हैं, अच्छे से आपने करा होगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।